हेलो फ्रेंड्स, सो हमने बहुत बार न्यूज में देखा है इन्फ्लेशन को लेकर के डिस्कशन या तो फिर उसके रिलेटेड कोई डेटा, जैसे कि इन्फ्लेशन या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड की इकोनॉमी अपने इन्फ्लेशन डेटा पे कंटिन्यूअस नजर रखती है। बट ऐसा क्यों? पहली बात, इन्फ्लेशन का डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दूसरी बात, इसके बढ़ने से हमारी लाइफ में क्या चेंज होता है और इसके घटने से हमारी लाइफ में क्या चेंज होता है? सो वी आर गोइंग टू अनलॉक एवरीथिंग। सो इन्फ्लेशन का सबसे सिंपल मीनिंग है कि आपके पैसे की जो परचेसिंग पावर है वो कंसिस्टेंटली घटती जाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा, बट ऐसा होता भी है क्या? सो आज से 15 से 20 साल पहले हमें जो दूध 15 से 20 रुपए लीटर मिलता था, आज उसकी कीमत लगभग 50 से 60 रुपए हो गई है। इसी को कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेसिंग पावर घट गई। आज से 50 साल पहले अगर किसी के पास 1 लाख रुपया था तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। लेकिन आज अगर वही 1 लाख रुपया उस बंदे के पास है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। इसी को कहते हैं कि प्राइसिंग पावर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पैसे की जो पावर होती है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं। चलते हैं हम आरबीआई की वेबसाइट पे और वहां पे हम देखेंगे कि कैसे पहले हमारे 1 रुपए का क्या साइज हुआ करता था और आज क्या हुआ करता है, उसमें कितना बदलाव हुआ है। अगर आपको याद हो, पहले हम गोल्ड के कॉइन्स यूज किया करते थे बहुत साल पहले, फिर हम सिल्वर पे आए, फिर हम आज करते करते हम स्टेनलेस स्टील पे आ गए हैं। सो आप देख रहे हो कैसे कैसे 1 रुपए का कॉइन कंसिस्टेंटली जो है उसकी वैल्यू डिग्रेड हो रही है, इसलिए उसकी मेटेलिक वैल्यू भी डिग्रेड कर दी जाती है। सो ये मैं आ गया हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो अपना 1 रुपया था वो निकल का होता था। ठीक है, निकल जो मेटल है उसका होता था। दिख रहा है यहाँ पे 1 रुपया निकल मेटल। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो। और ये कब का है? ये 1950 का डेटा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना 1 रुपया यहाँ पे 1965 के बाद 8 ग्राम का क्यूप्रो निकल बन गया। समझ रहे हो? 1 रुपए की वैल्यू घटनी थी तो यहाँ पे मेटल की वैल्यू ही कम कर दी गई। एक तो निकल को हटा करके क्यूप्रो निकल किया और ऊपर से उसको 8 ग्राम किया, जबकि पहले हमने देखा था वो 10 ग्राम का था। अब वही सेम चीज आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी 1 रुपीज तो चलो 8 ग्राम का है, क्यूप्रो निकल है, आगे क्या होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, फिर बाद में वेट रिड्यूस किया गया। 1 रुपी अब क्यूप्रो निकल का 6 ग्राम हो गया, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू घट गई, जिसकी वजह से अब ये 6 ग्राम का हो गया। उसके बाद जो अपना 1 रुपीज है वो स्टेनलेस स्टील एक बन गया नंबर 1, और वजन और कम हो गया 4.85 ग्राम। एक तो वजन भी कम हुआ प्लस मेटेलिक वैल्यू भी घट गई। लेकिन अगर आप अभी रीसेंट देखोगे 1 रुपीज का कॉइन तो 3.79 ग्राम, मतलब 4 ग्राम से भी कम हो गया, वो भी स्टेनलेस स्टील में। तो इस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से पैसे की वैल्यू कंसिस्टेंटली घटती जा रही है। और जैसे वैल्यू घटती है वैसे उसकी मेटेलिक वैल्यू को हम साइज में भी कम कर देते हैं प्लस मेटल भी चेंज कर देते हैं। सो अगर आप देखोगे पूरी हिस्ट्री को कि कहाँ पे अपना पहला कॉइन जो होता था गोल्ड होता था, फिर वो आया सिल्वर, फिर वो आया निकल, फिर अभी वो स्टेनलेस स्टील चल रहा है। और बड़े बड़े कॉइन्स तो हमने हटा करके नोट में उसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से पैसे की वैल्यू घट रही है। तो इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब आपकी लाइफ में क्या बदलाव होना चाहिए। आप कभी भी अपना जो मेहनत का पैसा है कैश के फॉर्मेट में रखोगे तो आपकी वैल्यू समय के साथ घटती जाएगी, समय के साथ आराम से घटती जाएगी। इसलिए जो कैश है वो स्टोर वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ये क्या चीज होती है? देखो, आपने कोई काम किया, सपोज करो आपने 1 मंथ मेहनत की, ठीक है, 1 मंथ आपने काम किया, उसके बदले आपको जो प्राइस मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो कैश फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, जो आपने मेहनत किया उसका वैल्यू आपको कैश फॉर्मेट में मिला। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन। ये क्या हो गया? ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप इस कैश को ऐसे का ऐसे ही रख दोगे तो समय के साथ इसकी वैल्यू घटती जाएगी। जितना सामान आज आप इस कैश से खरीद सकते हो 20 साल बाद आप नहीं खरीद पाओगे। तो आपको स्टोर इस फॉर्म में नहीं करना है, याद रख लो, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो स्टोर किस फॉर्म में करना है आपको? स्टोर ऐसे फॉर्म में करना है जहां पे चीजें एप्रिशिएट हो, जैसे कि कोई स्पेसिफिक एसेट हो सकता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा एसेट पता है और कौन सा एसेट आप समझते हो। वहां पे आप, चाहे वो इक्विटी हो,
ठीक है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, आप किसी भी फॉर्मेट में रखो, बट कैश को स्टोर के तौर पे मत इस्तेमाल करो, उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के तौर पे इस्तेमाल करो। जो हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन है वो लगभग 6% का है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि लोकेश, इतनी सारी चीजों के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं? ये काम जो है वो गवर्नमेंट का है। मैं आपको कुछ एक बेसिक स्टेप्स बताता हूं कि कैसे इसको मेजर किया जाता है। सबसे पहले एक बेस ईयर मान लिया जाता है। जैसे कि इंडिया के लिए सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 2012 का है। 2012 में जो सामान हमें, सपोज करो अगर हम एक बास्केट ऑफ सामान लेते हैं, जैसे हमारा खाने पीने का अनाज हो सकता है, दाल हो सकती है, तेल हो सकता है, पोटैटो, ओनियन, ये सारी चीजें जो नॉर्मल हमारी डेली यूज की चीजें हैं, उसका प्राइस कितना था वर्सेस ईयरली उनकी प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। इसी से हमें अंदाजा मिल जाता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड दूसरा होता है WPI विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों को अलग अलग नापा जाता है। जैसे कि सीपीआई का मतलब हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्राइसेस में किस तरह का बदलाव हो रहा है, और दूसरा जो होलसेल लेवल पे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उनके प्राइसेस में कितना बदलाव हो रहा है। अब आपके पास एक बेसिक आइडिया है कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। एक बार सीपीआई के डॉक्यूमेंट को भी देखते हैं कि किस तरीके से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप समझना चाहते हो कि किस तरीके से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंपल सा डॉक्यूमेंट। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन जो है हमारा वो कितने % से चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सीपीआई विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। रूरल जो इकोनॉमी है वहाँ पे 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है, जबकि जो अर्बन इकोनॉमी है वहाँ पे 5.9% का, और कंबाइन देखोगे तो टोटल कंट्री में 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है। और ये जो है जनवरी 22 का प्रोविजनल डेटा है। अब दिसंबर का अगर हम 2021 पिछले लास्ट मंथ का देखें तो रूरल में जो इन्फ्लेशन था वो 5.36 था और अर्बन में 5.9 था, तो नेट हमारा 5.6%। तो अगर आप नेट पूरा हिस्ट्री उठा करके देखोगे तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 4.5% से लेकर के 6.5% की रेंज में घूमता रहता है। अब किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आप किसी को बेस ईयर मानते हो। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो कि बेस ईयर जो है वो 2012 का है, तो वहाँ पे हमने 100 मान लिया। मान लीजिए हमने कुछ 10 सामान की लिस्ट बनाई, सामान 1, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे 10 जो काम के सामान है जिसके बिना लाइफ नहीं चल सकता। जैसे कि अनाज हो सकता है, ठीक है, मतलब ग्रेन्स हो सकते हैं, दाल हो सकती है, ठीक है, मिल्क हो सकता है, क्योंकि इसके बिना लाइफ चल नहीं सकती। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का एक कलेक्शन बनाया गया और उनके प्राइस को 100 की वैल्यू दी गई कि आज जो प्राइस चल रहा है वो 100 है। अब उसके बाद हर मंथ इनके प्राइस को कंबाइंड तरीके से चेक किया जाता है कि ये प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जितनी रफ्तार से बढ़ रहा है उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इसमें आपको एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि लोकेश ये CFPI क्या है, तो ये भी वही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बट ये फूड के स्पेसिफिक है। तो फूड वाला एक सेगमेंट जो है उसको अलग से भी रिप्रेजेंट हम करते हैं कि फूड को लेकर के किस तरीके का हमारा इंडेक्स चल रहा है, क्योंकि ये सबके ऊपर इंपैक्ट डालता है, एक गरीब से लेकर के अमीर तक सबके ऊपर। अगर कल को आईफोन का प्राइस बढ़ जाए तो सिर्फ एक सेगमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है, सबके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कल दाल का प्राइस बढ़ जाए, मिल्क का प्राइस बढ़ जाए, तो सबके ऊपर फर्क आएगा, गरीब से लेकर अमीर तक। तो ये फूड का अलग से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये CPI जो है इसके अंदर CFPI ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसी सेम डॉक्यूमेंट में अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस दिखेगा और यहाँ पे देखो हर जगह ये बेस वैल्यू मेंशन करते हैं कि 2012 को बेस माना है। आप देख रहे हो सबसे बड़ा सेगमेंट यहाँ पे एक जो सेगमेंट दिख रहा है फूड एंड बेवरेजेस का दिख रहा है, वो 54% यहाँ पे वेट रखता है। तो अब इसमें क्या क्या है, सीरियल्स है, मीट है, एग है, मिल्क है, ऑयल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और सबका यहाँ पे वेटेज भी अलग अलग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्लोथिंग का हमारा सेगमेंट है, उसका अपना परसेंटेज है, फुटवेयर है, उसका हमारा सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद पान एंड टोबैको का भी एक सेगमेंट है। ये सारी चीज़ों पे हम नज़र रखते हैं कि इनमें बदलाव कितना हो रहा है। तो उससे गवर्नमेंट को या पूरी इकोनॉमी को समझ में आता है कि कहीं लोगों के ऊपर नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों में कोई बहुत बड़ा दबाव तो नहीं आ रहा है। अगर आप स्टेट वाइज इन्फ्लेशन के डेटा में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से स्टेट में कितना % ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके भी
दिया जा चुका है। ये सारा का सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और हर मंथ ये रिलीज होता है, हर मंथ ये रिलीज होता है। आप जाकर के अपडेटेड डेटा चेक कर सकते हो। इससे आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, और आप उससे अपने लाइफ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना रहा तो आप जरूर ले सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो आप ये देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे दिख रहा है आपको CPI का डेटा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। सो अब आप अगली बार जब ये हमारा जो WPI इन्फ्लेशन है या CPI इन्फ्लेशन है, अब CPI और WPI में एक छोटा सा फर्क है। CPI का मतलब हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और WPI का मतलब होता है होलसेल लेवल पे, मतलब होलसेल पे जो बिजनेसेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और चीज़ें बेची जा रही हैं और खरीदी जा रही हैं, उनमें कितना बदलाव आ रहा है, तो ये होलसेल वाला हो गया। तो अगली बार जब आप इस तरह का डेटा देखोगे या न्यूज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह की चीज़ें बात हो रही है और इसका आपकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर दूध, सब्जी, ये सारी चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन के डेटा से भी नज़र रख सकते हो कि कितना परसेंटेज इसमें बदलाव हो रहा है। अब ये मान के चलो कि आपकी सैलरी अगर 1 साल पहले 10,000 रुपये की थी, ठीक है, और उस समय मान लीजिए मिल्क का भाव, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मिल्क जो है वो 50 रुपये लीटर मिल रहा था, ठीक है, और आज भी आपकी 1 साल बाद भी सैलरी 10,000 रुपये ही है, लेकिन मिल्क का जो भाव है वो पहुंच गया है 60 रुपीज़। अब देखिए, सैलरी में तो आपके कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपका जो खर्चा है वो ना चाहते हुए भी बढ़ गया। सो इसलिए आपको इन्फ्लेशन के डेटा पे नज़र रखनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपनी इनकम भी एडजस्ट करती रहनी चाहिए। अगर आप इनकम बढ़ा सकते हो तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, चाहे वो सैलरी हो या कोई पार्ट टाइम जॉब हो या जो भी चीज़ें हो। बट अगर आपकी इस डेटा पे नज़र है तो आपको समझ में आएगा एक्टिवली। एक क्या होगा कि आपको बस एहसास होगा कि अरे यार ये तो भाव बढ़ गया, चलो फिर से कम होगा क्या। कम होता नहीं है कभी भी। अगर आप देखोगे ना, भाव कम से कम 10 रुपया बढ़ता है, 2 रुपया कम होता है, फिर 10 रुपया बढ़ता है, फिर 2 रुपया कम होता है, फिर 10 रुपया बढ़ता है, फिर 2 रुपया कम होता है, बट नेट ऊपर ही होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आज से 20 साल पहले अगर 20 रुपया लीटर तेल मिल्क था तो अब वो फिर से 18 रुपया आ गया, कभी नहीं आता। वो 20 का 25 होगा, फिर 24 होगा, फिर 30 होगा, फिर 29 होगा। इस तरीके से वो नेट बढ़ते ही रहता है। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम पे काम करना पड़ेगा कि आप अपनी इनकम बढ़ाओ, ठीक है। सो अब हमने इन्फ्लेशन के एक पार्ट को समझ लिया। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि लोकेश, अगर सब कुछ कांस्टेंट रखें, सप्लाई डिमांड सब कुछ सेम रखें, तो भी क्या इन्फ्लेशन होगा? मेरा आंसर है यस, तो भी इन्फ्लेशन होगा। अब आप सोचोगे कैसे? सुनो, इन्फ्लेशन में जो एक लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन है ना, वो हमारे एम्बिशन का भी है, हमारे कंजम्पशन का भी है। अब आप सोचो कि वो कैसे? सपोज करो दुनिया में सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन तो भी आपके अंदर कुछ तो एम्बिशन होंगे कि अगले साल मुझे नई कार लेनी है, अगले साल मुझे नया ये सामान लेना है, मुझे अपना घर अपग्रेड करना है, करेक्ट? ये सारी चीजें तो हमारे मन में होती हैं। अब ये हम करेंगे कैसे? अगर हमारी आज की सैलरी हमारी कंपनी में मान लीजिए 10,000 रुपए है, ठीक है, तो क्या हम अगले 5 साल तक 10,000 की सैलरी पे ही काम करेंगे? आंसर है नहीं। हम हर साल एक्सपेक्ट करेंगे कि यार थोड़ी बहुत सैलरी हमारी बढ़े। अब आप सोचो, जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अगर दुनिया में और कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी पड़ रही है, तो भी कंपनी के ऊपर कॉस्ट तो जा रहा है, करेक्ट? अब वो कंपनी कहां से कॉस्ट अपनी रिकवर करेगी? वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाएगी, जाहिर सी बात है। सपोज करो आप एक फार्मिंग राइस की कंपनी में काम करते हो, जहां पे सब कुछ प्रोडक्शन से लेकर के एकदम सेलिंग तक राइस पे ही काम होता है, और आपकी सैलरी सपोज करते हैं X रुपीस थी, उसके ऊपर आपने इस साल 5% इंक्रीमेंट लिया, ठीक है, डन, ग्रेट। अब क्या होगा? कंपनी को तो 5% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, अब वो अपना प्रॉफिट वो भी बढ़ाना चाहेंगे। जितने भी लोग कंपनी खोलते हैं या फिर बिजनेस चलाते हैं यार, कंसिस्टेंटली वो चाहते हैं ना उनके प्राइस बढ़े, उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो वो राइस के प्राइस को बढ़ा देंगे, करेक्ट, अपना प्रॉफिट कवर करने के लिए। चूंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का, राइस का प्राइस इंक्रीज कर दिया है, तो आप जब दुकान में जाकर के वही राइस खरीदोगे तो आपको महंगे में मिलेगा। सो आपकी सैलरी का जो इंक्रीमेंट था वो यहां पे कॉस्ट में एडजस्ट हो गया। तो आप कहोगे कि मेरा जो सैलरी का इंक्रीमेंट था वो तो यार इन्फ्लेशन में एडजस्ट हो गया, एक्स्ट्रा मुझे कुछ मिला नहीं। सो इसीलिए इन्फ्लेशन के नंबर पे क्लियरली नजर रखनी चाहिए। अगर हमारा इन्फ्लेशन 6% का है ईयरली, तो हमारी सैलरी या हमारी इनकम मिनिमम 6% से ज्यादा इंक्रीमेंट होनी चाहिए।
ये बहुत ही सिंपल मैथ है। सो अब आपको इन्फ्लेशन का एक बेसिक्स समझ में आ गया है कि ये इन्फ्लेशन काम कैसे करता है, क्यों बढ़ता है। सो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, या फिर इन्फ्लेशन अगर घटेगा तो क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे ये बढ़ता है तो हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं, और अगर ये घटता है तो हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। सो इसका आंसर हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू सो मच।